बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वायरस है, कोविड-19, उसके जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद 34,336 है। दुनिया भर में 42 लाख से ज़्यादा इस वक्त मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं। 737 अमवात अब तक पाकिस्तान में हो चुकी हैं। 8,812 रिकवर भी हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में पीक पे ये जो कोरोना वायरस है उसके मुतासरीन देखने को मिले, जो कि तादाद है 2,255। और ये इतनी बड़ी तादाद है, और कहा यह जा रहा है कि एक हफ्ते से, गुज़िश्ता एक हफ्ते से, बल्कि पहली रमज़ान से जो एक हमने देखा है कि लोग अमल दरामद नहीं कर रहे और ना ही और लॉकडाउन भी ईजी किया गया, उसके बाद से ये सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई है। और खुदा न खास्ता अगर इसी तरह से सिचुएशन रही, अगर इसी तरह से पाकिस्तान के बाज़ारों में रश रहा, इसी तरह से लोग घरों से निकलते रहे और रियासत की कोई रिट लोगों के हवाले से ना रही, उनको कंट्रोल करने के ऊपर ना रही, तो ईद हमारी कोई बहुत अच्छी ईद नहीं होगी। खुदा न खास्ता ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो की जा रही हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो 13,225 मुतासरीन हैं। सिंध में 12,610 हैं, इस्लामाबाद में 759 हैं, 2,158 बलूचिस्तान में हैं, केपी में 5,021 हैं। और ये याद रहे कि केपी में सबसे ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं, उसके बाद पंजाब में है और तीसरे नंबर पे सिंध इस मामले के ऊपर है। ये आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान 10 अप्रैल से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दी जा रही है। और इसके जितने भी पाकिस्तान के जो आदाद शुमार हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वो जारी किए गए, उसमें ये कहा गया है कि ये तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है और बढ़ रही है। WHO के जो आदाद शुमार हैं उनमें बिलतरतीब ये बताया गया कि मुल्क के तमाम सूबों में केसेस बढ़े। 1 मई से पंजाब और सिंध में जो तादाद है उसमें तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ सूरत हाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कोई बहुत अच्छी हौसला अफजा नहीं है। आज कल पार्लियामेंट में दो बहस हो रही है और आज भी जो तकारीर हुई हैं उसमें हुकूमत के ऊपर जो है वो एक चार्जशीट अपोजिशन की तरफ से रखी गई है और ये कहा गया है कि हुकूमत मुसलसल इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए नाकाम हो रही है और कोई लाए अमल जो है वो नज़र नहीं आता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं आज उन्होंने तकरीर की, बहुत सारे उन्होंने इंकशाफात भी किए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं और बहुत सारे सवालात भी हैं। अब उनके जवाबात हुकूमत को और वज़ीर आज़म को देने हैं या नहीं, वो पार्लियामान में आएंगे या नहीं, वो पार्लियामान को जवाब दे हैं, वो कहाँ और कब किस वक्त आके जवाब देंगे, इस पे बात करेंगे। आज के हमारे जो दो मौज़ूआत हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले जो हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे जनाब गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब से, और हमारे दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा होंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। गवर्नर पंजाब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन मैं सबसे पहले जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज तकरीर की और बड़ी मौसर तकरीर थी वो मैं सुनवाना चाहती हूँ, और फिर मैं आप ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है आपसे भी जवाब लूँगी। ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने क्या क्या नुकात उठाए हैं आज की तकरीर में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का इशू अभी शुरू हुआ है। कल के टेस्ट की रिपोर्ट आपको शहादत देती है कि मुश्किलात आने लगी है। आपके सिस्टेमिक इश्यूज है, हुकूमत नहीं चल रही आपसे, हुकूमत चल नहीं सकती, हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर ये वो टाइगर फोर्स बनिएगा, काम जनाजे उठाना होगा। ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही। वजीर ने बात करनी है, बताए स्ट्रेटजी क्या है कोविड के ऊपर हुकूमत की, क्या अवेयरनेस स्ट्रेटजी है, क्या कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, क्या मेडिकल रिस्पॉन्स है, क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट की पॉलिसी है। 4 चीजें बताएं। हर सूबे से आपका झगड़ा है। सिंध में 2 वज़रा यहाँ से सरकारी जहाज पर भेजे गए कि उनको जाके गालियां निकालो। 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। आप निकालना चाहते हैं, ले आए, कल ले आए। आप NFC अवार्ड में सूबों को 0 कर दें, ये मुल्क तबाह हो जाएगा, वफाक को फायदा नहीं होगा। आज कोई अफसर आपका साइन करने को तैयार नहीं है परचेज ऑर्डर पे, कहता का नैब पकड़ के ले जाएगी। पोलियो का इंचार्ज आपको पता है कौन था? जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्विटर ऑपरेट करता था, उसको निकाला गया। उसको निकाल के फख्र से कहा कि हमने निकाल दिया। ये नलायक तो ये था, नलायक तो लगाने वाले होते हैं। चौधरी साहब क्या जवाब देंगे आप? पंजाब में भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में ही नहीं है, मगर
लॉक डाउन नरम किया गया और आज उस पर भी बड़ी तनकीद हुई, आप समझते हैं कि लॉक डाउन नरम करने का ये मुनासिब वक्त था जबकि पीक पे पाकिस्तान अभी नहीं पहुंचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वबा जो है ये अचानक आई है। दुनिया का कोई भी मुल्क इस वबा के लिए तैयार नहीं था। आपने देखा कि अमेरिका जैसा जो बहुत दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, ताकतवर तरीन मुल्क है, वो भी कोरोना के आगे घुटने टेक गया है। बरतानिया में देख लें, यूरोप में देख लें, तो हर जगह दुनिया जो है एक मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुज़र रही है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, एक तो इशू है कि हमने कोरोना को कैसे कंटेन करना है, इसकी वबा के फैलाव को कैसे रोकना है, और उसके लिए जो पहला सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि उनके टेस्ट लोगों के होंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ही जाके हम लोग ढूंढेंगे जिनको पॉजिटिव, जिनके रिज़ल्ट जो हैं वो आएंगे। तो उसके लिए कैपेसिटी बढ़ानी थी, उसके लिए कोशिश की हुकूमत ने, तमाम सूबों ने भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट जो हैं कर सकें। अब सवाल ये है कि दो आरा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए, लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वबा को रोकने का वाहिद तरीका यही है कि मूवमेंट को कम किया जाए, रश वाली प्लेसों पर लोगों को ना जाने दिया जाए, लोग अपने घरों में बैठे। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की मईशत इस किस्म के लॉकडाउन को अफोर्ड कर सकती है? आपको, मेरे पास खुद ताजर आते थे और वो तंग आमद बजंग आमद थे। वो कहते थे कि आप खोलें ना खोलें, हम जेलें भर देंगे, हमने दुकानों को खोलना है, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अपोजिशन में रह के नुक्ताचीनी करना, सवालात उठाना आसान होता है, लेकिन असल बात यह है कि कंक्रीट प्रपोजल दें, बताएं ये लोग कि क्या हम लॉकडाउन कर लें, तो फिर जो लोग बिजनेसेस हैं उनका क्या करें। लेकिन इसमें एजुकेशन देने की ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है, तमाम सूबों को एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है, मरकज़ और सूबों को एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है, ये आपने और एक बड़ी अच्छी बात की बनाने की ज़रूरत है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि सबको एक जगह आने की ज़रूरत है। ये काम किसने करना है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान पार्लियामेंट में नहीं आते, वो उनको जवाब दे नहीं होते, वो जब मीटिंग बुलाते हैं तो उनको सुने बगैर वो उठ के चले जाते हैं अपोजिशन को। तो फिर ये काम कौन करेगा? लीडर कौन है? मुंतखब वज़ीर आज़म कौन है? जवाबदेह कौन है? ये सवाल तो अवाम पूछेंगे। कल को जब खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अवाम मर रहे होंगे तो ये सवाल किससे पूछे जाएंगे गवर्नर साहब? देखें, पहले एक बात तो मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि मुश्किल वक़्त आने वाला है और उसके कंसीक्वेंसेस जो हैं वो बड़े सख्त होने हैं। हम जितनी मर्ज़ी रियलिटी से दूर भाग लें, दुआएं कर लें, लेकिन अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए तो वो तो गफूर रहीम है, जो कुछ चाहे हो सकता है। लेकिन जो हालात और वाक़यात सामने नज़र आ रहे हैं और जिस गैर ज़िम्मेदारी के साथ हमारे अवाम जो हैं इस इशू को ले रहे हैं, तो मैं तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़तरनाक देख रहा हूँ। एक तरफ हमें बीमारी का हमला होगा और दूसरी तरफ मुआशी तौर पर हमारा जो है मईशत का पहिया जो है जाम हो जाए। जहाँ तक लोगों को किसने करीब लाना है, ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी है, 2-3 सूबों में हुकूमत हमारी है, हमें कोशिश करना है कि हम दूसरे सूबों को साथ लेके चलें। और मेरा ख्याल है कि सूबों के साथ ये जो अब फैसले हुए हैं लॉकडाउन में नरमी के, ये तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर से फेडरल गवर्नमेंट ने डिस्कशन की है, उनकी राय ली गई है, फिर ये फैसले जो हैं वो किए गए हैं। ये बात अलग है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो लोग ब्लेम गेम में चले जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें ब्लेम गेम में नहीं जाना, हमें मौसर तरीके से इन हालात का मुकाबला करना है और हमने ये भी देखना है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि उलमाए कराम को भी जो करदार या जो लीडरशिप उन्हें शो करनी चाहिए थी, शायद वो उस मौसर तरीके से लोगों को नहीं बता सके हैं कि भाई इन खतरनाक हालात में नमाज अपने घर में पढ़ सकते हैं। आपने पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी या जो भी एक बड़ी जमहूरियत के साथ पहले काम भी किया है। आप अगर डिसीजन मेकर होते
جو آپ نے خود کا کنٹینمنٹ از دا اونلی پالیسی اس کا علاج کرنے کے لیے کرونا کا، آپ کیا کرتے سر؟ آپ کی ذاتی رائے میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے افیکٹو طریقہ جو ہے اس میں میڈیا کا رول ہے، اس میں عوام کا رول ہے، اس میں سول سوسائٹی کا رول ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کا رول ہے، اس میں مذہبی جماعتوں کا رول ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں بحیثیت قوم 22 کروڑ عوام کو یونائٹ کرنا چاہیے کہ ایک مشکل ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی۔ دوسرا، میں آپ کو ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری تمام جو علماء کرام ہیں برطانیہ میں یا امریکہ میں، ان سے میری بات ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مساجد جو ہیں وہاں پر نماز کی پابندی لگا دی گئی ہے، تراویح نہیں پڑھنے دی جا رہی، تو علماء کرام کا کیا ری ایکشن ہے؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ علماء کرام جو ہیں وہاں پر وہ حکومت کی پالیسی سے 100% متفق ہیں اور حکومت کو اس پالیسی پہ سپورٹ کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے آج بھی مسائل ہیں، ان میں اگر ہم 1400 سال پہلے جائیں تو ان مسائل کا حل تو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ میں یہ ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شہر میں کسی جگہ پہ وبا پھیل جائے تو ان شہر کے لوگوں کو شہر کے یا قصبے کے باہر نہیں جانا چاہیے، اور جہاں پر وبا ہے وہاں باہر کے لوگوں کو اس شہر میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں۔ جی چوہے صاحب، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو اتفاق رائے کرنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آسمہ ایک بہت اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں خانہ کعبہ میں عام لوگوں کو تراویح پڑھنے کی جانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد نبوی میں اجازت نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں آج بھی کرفیو ہے سر، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ انہوں نے کرفیو کر دیا، انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پہ کرفیو ہوگا۔ تو بھئی ہم نے اپنے آپ کو اس مسئلے کو سیریس لیں، یہ بڑی سیریس وبا ہے، اور اس وبا سے صرف انسانی جانوں کی نقصان نہیں ہونا، اس نے ہماری معیشت پہ جتنا یہ وبا کا ایشو لمبا ہوگا اتنا ہی ہماری معیشت جو ہے اس کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ تو معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ صاحب، اس وقت اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ہر بات ڈسکس ہو رہی ہے، 18ویں ترمیم سے لے کے NFC ایوارڈ تک، نیب سے لے کے اپنے اتحادیوں سے جھگڑے تک، مختلف اپوزیشن کے رہنماؤں کے کیسز سے لے کے اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف کیسز تک، لیکن نہیں ہو رہی تو ایک متفقہ لائے عمل نہیں بن رہا۔ تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی پنجاب میں دیکھیے، میں بھی چیمہ صاحب کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے جی کہ یہ سب کچھ ہمارے خلاف جو ہے وہ حکومت پوچھے، وزیر اعظم پوچھے کہ ان کے خلاف۔ تو پنجاب میں بھی تو آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں ہے، اتحادی ایک پیج پہ نہیں ہے، تو اپوزیشن کیسے ہوگی سر؟ نہیں، میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی اتحادی نے یہ بات نہیں کی ہے کہ پنجاب میں ہم کسی ایشو پہ ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی، جب سے تھوڑی سی غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں، ہم نے میٹنگ جو ہے چودھری پرویز الہی سے اور ان تمام دوستوں سے کی تھی، اور اس کے بعد پنجاب لیول پہ ہماری کوئی کسی قسم کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ایشو ہے وہ نیب کا ہے، اور اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ نیب پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پہ فیصلے کرتی ہے یا حکومت پاکستان کے یا پنجاب گورنمنٹ کے، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی انفلوئنس جو ہے وہ نیب پہ نہیں ہے۔ تو چوہے صاحب، پھر بھی چینی مافیا کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری ڈکٹیٹ لیتے ہیں سر، چینی مافیا کے خلاف جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا ہے رپورٹ میں۔ دیکھیں، میری عرض سنیں، ابھی فورینزک رپورٹ نہیں آئی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اتنے کمیشنز بنے ہیں، اتنی انویسٹیگیشن اتھارٹیز بنی ہیں، ایون حمود الرحمان کمیشن جو ہے جس میں پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، پاکستان کا ایک حصہ
جو ہے وہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا، اس حمود الرحمان کمیشن کو بھی سال ہا سال پبلک ڈومین میں نہیں لایا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بجلی اور جو شوگر کا ایشو ہے یا گندم کا ایشو ہے یا ایون بجلی کا آئی پی پیز کا ایشوز ہے، یہ تمام ایشوز جو ہیں ان کی رپورٹ جو ہیں پبلک ڈومین میں لے کے آ رہے ہیں۔ پبلک ہو جانا تو کوئی بڑی بات، چوہی صاحب آپ پبلک ہونا اس کے بعد پبلک ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ کیا قرار واقعی سزا ملے گی؟ کیا جہانگیر ترین صاحب کو یا جو دوسروں لوگوں کے نام آیا رپورٹ میں، فرانزک تو بعد کی بات ہے، یہ جو پہلی رپورٹ ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آسما پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انڈیویجول کی بات تو کرتے نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس بحران کا ذمہ دار ہے اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، کسی بھی بااثر خاندان سے تعلق ہے، اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ ابھی فورنزک رپورٹ آنے والی ہے، اس کا آپ انتظار کریں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اس کو یقینی طور پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ گوہر صاحب، لگتا نہیں ہے کہ یہ چونکہ مؤخر ہوتی چلی گئی ہے اور آئی پی پی اس کے حوالے سے بھی جو اطلاعات ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، چودھریوں کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ نیب کے حوالے سے ہیں یا دیگر مسائل ہیں، کیا جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے پنجاب کی پالیٹکس میں وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گیا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ چودھریز کو بھی لانے والے وہ تھے، لہٰذا اختلافات موجود ہیں اور پنجاب کے اندر شاید کسی تبدیلی کی بھی بات ہوئی، اس لیے نیب نے فائلیں کھول لی ہیں؟ سر پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری برادران کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہوا تھا وہ الیکشن سے پہلے ہوا تھا۔ ہم نے الیکشن ایک پلیٹ فارم پر لڑا تھا اور ان کا اتحاد جو ہے کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی لیڈر ہے، اس کا نام عمران خان ہے، تو عمران خان کے ساتھ اتحاد ہوا تھا۔ اب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی حکومت کے خلاف whatever the differences may be, whatever the consequences may be، وہ کبھی ایسی کسی پلاٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے جس سے حکومت کو گھرانے کی کوشش جو ہے کی جائے، اور ہمارا چودھری برادران کے ساتھ بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں جب اتحادی ہوتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس آف اپینین ہونا، گلے شکوے ہونا، یہ روٹین کی بات ہے، یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پنجاب میں نہ ہمارے اتحاد کو کوئی خطرہ ہے، نہ پنجاب حکومت کو کوئی خطرہ ہے۔ چوہی صاحب، اب آپ گورنر ہیں، کل میں آپ کی تقریر بھی سن رہی تھی اور آپ نے بڑے دل سے ایک صاف پانی کے پروجیکٹ، ہم اس کو کافی کور بھی کرتے رہے ہیں، وہ شروع کیا اور آپ نے بیوروکریسی کو کل للکارا بھی ہے۔ اگر ایک گورنر کی بات بیوروکریسی نہیں مان رہی سر، تو پھر اس صوبے کی گورننس کے اوپر سوال اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ دیکھیں، یہ اگر تو بیوروکریسی آج نہیں مان رہی، آج سے 6 سال پہلے اپنی مرضی نہیں کرتی تھی یا 40 سال نہیں کرتی تھی، تو پھر تو آپ کی بات میں مان لیتا ہوں۔ تو بیوروکریسی نے تو جب سے پاکستان بنا ہے اپنا لوہا جو ہے وہ منوا کے رکھا ہے، اور کوششوں کے باوجود جو ہے وہاں پر ہم جو جس قسم کی ہم ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی یا میرٹ لانا چاہتے ہیں، یقینی طور پر ابھی تک نہیں لا سکے ہیں۔ دیکھو، ہمارا تو موقف یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری ویژن یہ ہے کہ ہم اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، ان کو غیر سیاسی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اور امپاور کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے سیاسی مداخلت کا بلکہ ہم نے کافی حد تک خاتمہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھئی خدا کے لیے 72 سال ہو گئے ہیں، ہم پاکستان کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے ہیں۔ اربوں روپے کے فلٹریشن پلانٹ پاکستان میں لگے ہیں، سکسیسو گورنمنٹس نے لگائے ہیں، پھر اربوں روپے کی واٹر سکیمیں بنی ہیں، ساری واٹر سکیمیں بند ہیں، سارے فلٹریشن بلند ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، آج تک کسی نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی۔ اگر دنیا میں چند لاکھ پاؤنڈ کا گھپلا ہو جائے تو وہاں طوفان آ جاتا ہے کہ ٹیکس پیئر کی منی جو ہے وہ
ضائع हुई है, क्यों हुई है। अब इस इशू के बाद हमने पूरे पंजाब की मैपिंग की है, हमने लोगों को पता चलाया है कि कौन से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं, कौन से चल रहे हैं, कौन सी वाटर स्कीमें चल रही हैं। मुखैर हजरात को हमने मोटिवेट किया है, वो हजारों नहीं लाखों लोगों को पीने का साफ पानी बना रहे हैं। मैं इस कोरोना क्राइसिस के दौरान भी 25 फिल्ट्रेशन प्लांट मेरे सर्वर फाउंडेशन के इनॉग्रेशन के लिए तैयार हैं। 2 मिलियन लोगों को पंजाब में मेरी फाउंडेशन जो है सर्वर फाउंडेशन लोगों को पानी दे रही है। अच्छा, लेकिन आखिरी सवाल सर, रखते हैं कि खुदा के लिए हमारे साथ ताउन करें। सर आखिरी सवाल, क्या पंजाब के वजीर आला से भी इस मौजू पे आपकी बात हुई है या ओवरऑल बात हुई है उनके साथ, पंजाब के वजीर आला के हवाले से, या उनके साथ डायरेक्टली इस मामले के ऊपर? देखें जी, मैं आपको बता दूं कि वजीर आला पंजाब जो हैं वो पानी के मामले पे वजीर आला पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब के तमाम मिनिस्टर्स, पंजाब के तमाम MPA, अगर सबसे बड़ा इशू उनका है जब प्रायोरिटी पे वो हल करना चाहते हैं वो पीने का साफ पानी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ब्यूरोक्रेसी को समन करके उनसे रिपोर्ट ली थी कि आप किस हद तक पहुंचे हैं, कहां पर हैं, तब तक ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं लगने शुरू हो जाएंगे। वो कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे MPAs परेशान हैं, हमारे मिनिस्टर्स परेशान हैं। तो इसलिए कल जो मेरा इशू था, लेकिन देखें मैंने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है और मुझे यकीन है कि अब सूरत हाल जो है उसमें तब्दीली आएगी और ये जो मैंने थोड़ी सी वेकअप कॉल दी है उसके बाद चीज़ें जो हैं पंजाब में पानी के मामले में ये जो हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त देने का और पंजाब के अंदर कोरोना और गवर्नेंस के मामलात के ऊपर हमसे बातचीत करने का। एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पार्लियामान के अंदर क्या हो रहा है और बड़ी अच्छी तजावीज़ भी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हो रही हैं, तकारीर भी हो रही हैं, क्या कोई मुश्तरका लाए अमल जो है वो बन पाएगा। पिछले 3 दिनों से कम मैं बहुत फोकस्ड प्रोग्राम पार्लियामेंट के हवाले से हम आपके सामने लाने की कोशिश करें। आज हम शहर रहमान साहिबा से बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आलमी वबा है, पेंडेमिक, और ज़ाहिर है कि उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरह से निमटना है, क्या लाए अमल होना चाहिए, पार्लियामेंट की जो ओवरसाइट है उसके ऊपर बात हो रही है, कमेटी क्यों नहीं बनती, पार्लियामेंट क्यों एक्टिव नहीं है, फ़ालियत जो है पार्लियामान की उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम फोकस कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शहर रहमान साहिबा, जो कि तमाम मौज़ूआत पे जो कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों हैं उन पर बात कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहरी हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं पहला सवाल तो यही करना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर है कि आलमी वबा है, सब लोग कहते हैं कि ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, गैर मामूली हालात हैं और वाक़यात भी हैं। क्या आपको लगता है कि बैन अल-अक़वामी सतह पे हम एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका की, बरतानिया की, इटली की, स्पेन की, यानी यूरोप और अमेरिका की, वो नाकाम नज़र आते हैं हमें। पाकिस्तान उस हद तक अभी तक जो है वो खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि हम कहें कि नाकामी है पूरी। फिर आपको कहाँ कहाँ कमी महसूस होती है जो आज पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन भी हमने देखा, या जिस तरह से कोई कमी अगर महसूस होती है तो किस लेवल के ऊपर? शुक्रिया आसमा, कमी तो बहुत महसूस हो रही है, अफसोस से कह रही हूँ। और इन हालात में एक पहली कमी तो ये है कि पार्लियामान जो है वो अक्सरियत पे चलता है। ये दुनिया का रूल है और ये हर पार्लियामान का तरीका है। तो अक्सरियत में हाउस का लीडर होता है, दोनों हाउसेस की लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए और हुकूमत वक्त जो होती है वो अपना रुतबा, अपनी हैसियत ही पार्लियामान से लेती है और वहाँ की अक्सरियत से। अब जो सूरत हाल ये है कि अपोजिशन रिक्विजिशन कर रही है इजलास को 2-2 महीने के बाद। ठीक है, आप वर्चुअल करना चाह रहे हैं, उसके भी आपने कोई कायद या जवाबित नहीं बनाए, उसकी भी तजावीज उनकी तरफ से नहीं आई, कुछ नहीं आया, बस सन्नाटा कर डाला था। पार्लियामान को सबका लॉकडाउन खोल दिया लेकिन पार्लियामान को लॉकडाउन में रखा हुआ था। तो अफसोस से मैं कहूंगी ये एक एसेंशियल सर्विस है मुल्क के लिए। और दूसरे ममालिक में आपने देखा है कि बोरिस जॉनसन को देख लें आप, वो यूके का इतना रोज हवाला दिया जाता है, जो फ्रैंकली यूके एंड यूएसए ने तो कोई सही एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं?
सब वो खुद मान रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्लियामान में खुद मौजूद होते हैं, चाहे 25% को भी वो वहां बुला रहे हैं। उन्होंने सबको नहीं बुलाया, उन्होंने कहा हम सिर्फ थोड़े से मेंबरान को बुला के बाकी को ऑनलाइन करके, ताकि कोई हेरा फेरी की बात ना हो, हमने ये मैनेज किया है। लेकिन बीच में सबके सामने वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, चाहे वो बीमारी से निकल के आया हो या जो भी सबक सीख के आया हो, बजाय इसके कि आप न्यूजीलैंड का हवाला दें, जिन्होंने बहुत कामयाबी से मुकाबला किया है इस पैंडेमिक का, इस वबा का, या ऐसे ममालिक का जिन्होंने, ताइवान वगैरह जिन्होंने किया है, आप बार बार अमेरिका और बरतानिया का दे रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि जी हमसे बहुत गलती हुई है, हमसे मिसकैलकुलेशन हुए हैं। तो ये कौन से सबक हैं जिससे आप अपने लोगों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहे हैं? तजुर्बे का को क्यों आप क्यों साइंस लैब में डाल रहे हैं? हम गिनी पिग नहीं हैं। हमारी अवाम को खुदारा आप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दें। और इस वक्त क्यों गायब है लीडरशिप? प्राइम मिनिस्टर मिसिंग पर्सन, मैंने कहा ये है पार्लियामान से, क्योंकि मुझे लगता है ये मुश्किल फैसले नहीं करना चाहते। मुश्किल फैसले शायद इनको वोट्स कॉस्ट करें, लेकिन शहरी क्यों नहीं करना चाहते? शहरी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि एक मुंतखब हुकूमत जो है उसको करने पड़ते हैं फैसले, ताकि कल को खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन खराब होती है, खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 15 से लेके 25 मई तक हम हालात सही नहीं होंगे, बहुत बुरे होंगे, तो उसका नतीजा भी तो उनको भुगतना पड़ेगा। फिर क्या दिक्कत क्या है? क्या लगता है आपको कि क्यों इस तरह के फैसले के जब लॉकडाउन सख्त हो जाना चाहिए था उस वक्त पे नरम कर दिया गया? देखिए, हमने हर एक्सक्यूज इनके लिए ढूंढी है। हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम फिर भी चाहते हैं कि आप प्लीज आके क़यादत करें, आप इस मुल्क को मुश्किल वक्त से एक पॉलिसी के साथ निकालें और सब इकाइयों को साथ लेके चलें। लेकिन देखिए आसमा, हम देखते क्या है, एक तो आप पार्लियामान से मिसिंग हैं इतने क्रूशियल टाइम में, जब लोग अपनी जानें हथेली पर रखकर आते हैं, मुश्किल रास्तों से, फ्लाइटों से, जहां जहां एक्सपोजर हो सकता है, ताकि ये ना लगे कि पार्लियामानी जो क़यादत है वो इस वक्त फ्रंट लाइन पे नहीं है मुश्किल हालात में। लेकिन उनके पार्लियामान के लीडर ये मौजू नहीं समझते। बजाय इसके हेडलाइन लगती है कि दोनों साइड्स लड़ रहे हैं। दोनों साइड्स नहीं लड़ रहे। आई वांट टू बी वेरी क्लियर, एक साइड लड़ रहा है। वो एक साइड ऐसे लड़ रहा है कि ज्वाइंट कमेटी में कुछ अग्रीमेंट होता है, फिर हम हाँ कहते हैं, हम कहते हैं भाई आप जो करना चाहते हैं अब हम आपके साथ हैं, हम आप लॉकडाउन खोलने का तजुर्बा करना चाहते हैं, हम करते हैं। और ये मैं समझती हूँ कोई सही तजुर्बा नहीं था किसी के लिए भी, लेकिन हम करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि 1 बजे तक उनकी सेकंड लाइन शुरू हो जाती है, गाली गलौज ब्रिगेड टीवी पे शुरू हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पीपीपी पे तनकीद, अखलाकियत का रोज वो जनाजा निकालते हैं और खड़े हो जाते हैं। सिंध ने ये किया, सिंध ने वो किया, कभी अशराफिया का मैसेज दिया जाता है, कभी ये जो तनकीद का निशाना बार बार बनाया जाता है, ये इस किस्म के हंगामी हालात में बहुत ही गलत मैसेज दे रहा है, ना सिर्फ पार्लियामान और पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन पूरे मुल्क को, जो इस वक्त यकजहती चाह रहा है, जो इस वक्त लीडरशिप का एक मंबा ढूंढ रहा है। वो कह रहे हैं कि प्लीज आप हमें एक मैसेज दें कि ये कोरोना बहुत खतरनाक है या नहीं है, या इससे भागना है, या 6 फुट का डिस्टेंस रखना है, या मास्क पहनना है, हमें बताएं। तो लेकिन अगर आप आसमा, आप अगर मुझे 4 कंफ्यूजिंग सवाल पूछेंगी ना, तो मैं भी आपको कंफ्यूजिंग जवाब दूंगी। आप मुझसे वाज़ेह बात करेंगी, वाज़ेह सवाल पूछेंगी, तो आपको वाज़ेह जवाब मिलेगा। देखिए आपके ख्याल में अभी 2 दिन से शुरू में ये गलत है, पहले फ्लू है, फिर नहीं है, फिर बहुत संगीन है, फिर नहीं शायद ये इतना खराब नहीं है, फिर ये एक्सीडेंट की तरह है, फिर ये अशराफिया का फैसला है, अब अल्लाह जाने क्या है। अच्छा, लेकिन शहरी क्या प्राइम मिनिस्टर आपने कहा मिसिंग हैं, जाहिर है मसरूफ होते हैं, बहुत ज्यादा मसरूफियत है, हालात भी ऐसे हैं। कौन सी ऐसी मसरूफियत है पार्लियामान के 2 महीने के सेशन के बाद जो कोरोना वायरस जैसी इमरजेंसी पे हुए हैं, आप कौन सी मसरूफियत है वो मुझे तो फिर वो क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में? और अगर वो नहीं आते, आपकी तजावीज नहीं सुनते, जैसे उन्होंने पहले नहीं सुनी, तो अपोजिशन क्या कर सकती है? देखिए, मीटिंग भी जो बुलाई थी उसमें भी हमने बड़ी खुशउस्लूबी से सब ने पार्टिसिपेशन अपनी भरपूर की और यकीनी की, लेकिन वो अपना 10 मिनट का दर्स दे के चले गए, किसी को सुना नहीं। और ये बहुत बड़ा मौका था
پی ٹی آئی کی حکومت اور قیادت کے لیے جس کی ساتھ میری نظر میں تیزی سے گرتی چلی جا رہی تھی، چاہے وہ قرضوں کی بات ہو یا کچھ اور بھی بات ہو، گورننس کی بات ہو، اتنی تیزی سے گری تھی، وہ یہ ساتھ سنبھال سکتے تھے. یہ افسوس سے میں کہوں گی ان کے لیے سنہری موقع تھا. دوسروں کے لیے شاید کرائسس تھی، لیکن حکومتیں جو کرائسس میں چیلنج میں ایک موقع نکالتی ہیں وہی تاریخ میں سنہری رقم سے یا حروف سے یاد رکھی جاتی ہیں. لیکن سنہرے کیا انہوں نے تو تاریخیوں میں ڈال دیا ہے ملک کو، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم نے بار بار کہا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں کرنے لوگ سمجھیں گے کہ ہم بھی بڑے غیر ذمہ دار ہیں، لیکن انہوں نے کچھ موضوع نہیں سمجھا. ان کی کیا ثبات ہے، کس بات سے ڈر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. اچھا شہری، ہم بالکل ہم بات کریں گے کہ پرائم منسٹر یا جو حکومتی رویہ ہے وہ کیوں ہے، وہ ڈر ہے یا پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنا ہے یا پارلیمنٹ کی جو فعالیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھانا ہے، یہ اس کی وجہ سے کیا 18ویں ترمیم کا موضوع، نیب کا موضوع یہ اس وقت چھیڑے گئے ہیں. شہری سے ضرور اس پہ بھی پوچھیں گے. اور میں نے ایک پول جو ہے وہ شیئر کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کرونا وائرس پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے، روزانہ 2000 سے زائد کیسز سامنے آ رہے ہیں، کیا لاک ڈاؤن میں نرمی، بازار کھولنے کے فیصلے درست ہیں یا نہیں؟ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر پول میں حصہ لے رہے ہیں اور میں شیئر کروں گی اس کے ریزلٹس پروگرام کے آخر میں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر شہری رحمان صاحبہ. شہری، کم وقت ہے لیکن بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس پوچھنے کے لیے. 18ویں ترمیم کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں کرونا کی اسٹریٹجی بننی تھی. کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، یا غلط بات ہے یہ؟ بالکل غلط بات ہے آسما، اور یہ کوئی وقت نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کرنے کا. یہ وقت ہے کرونا وبا کو روکنے کا، آگے کوئی لائے عمل بنانے کا، عوام کے روزگار بچانے کا اور جانیں بچانے کا فرینکلی. اور ایک ایسا ان مکس پیغام دیں، کلیئر پیغام دیں، واضح پیغام دیں عوام کو انہوں نے کرنا کیا ہے. گھر بیٹھنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ ہمیں کمیونٹی بیس معاشرہ ہے، ہمیں یہ سب کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم اس وقت کیوں آئی ہے؟ آپ کو NFC ایوارڈ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو NFC ایوارڈ سے اور پیسے چاہیے. آرٹیکل 160 کی وجہ سے وہ نیچے نہیں جا سکتے، تو 57% سے جو بھی پرسنٹیج اس وقت ہے صوبوں کے پاس. اور آپ نے اس وقت اپنی ڈیٹ سروسنگ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. بجٹ میکنگ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ اتنا جا چکا ہے، آپ کا انٹرنیشنل ڈیٹ ملو کے آپ نے پاکستان کے 71 سال میں جتنا پوری ریاستوں نے قرضہ لیا ہے اس کا 35% آپ نے 13 مہینے میں لیا ہے. تو نیشنل فائنینس کمیشن کا اناؤنسمنٹ صدر کرتے ہیں، یہاں سے الگ اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا. ایوارڈ جو ممبرز ہیں، کیا آپ لوگ اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جو ممبرز مختلف صوبوں کے نامینیٹ کیے گئے، کوئی کنسلٹیشن اس کے اوپر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ چیئرمین کشمیر کمیٹی پہ بھی میں آپ کے کمنٹس چاہوں گی کیونکہ اس پہ بھی ابھی تک جھگڑا ہے. جی جھگڑا کیا ہے وہاں تو انہوں نے، آسما میں آج تھی اس میں، اور میں 2002 سے کشمیر کمیٹی کی آف اینڈ آن ممبر رہی ہوں. یہ بڑی اہم کمیٹی ہے اور یہ دنیا میں کشمیر کا مقدمہ جیسا بھی ہے لڑتی ہے. مطلب جتنے ہمارے مسائل ہیں کمیٹی کے حکومت کے ساتھ ہمیشہ جوائن کر کے، لیکن اس میں انہوں نے، اور ہمیشہ اس کا بالکل کنسنسس کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی اور بڑی قداور شخصیت ہوتی ہے. جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا یہ آگے چیئرمین کا الیکشن نہیں بڑھتا، اور یہ حکومت مینج کرتی ہے. یہ ہم بالکل پہچانتے ہیں، یہ حکومت کی ثوابدید بھی ہوتی ہے، لیکن ثوابدید کے ساتھ ان کو یہ کوآرڈینیشن رکھنا ہوتا ہے دوسری پارٹی سے، اور اپنا اتنی پولیٹیکل کیپٹل تو ان کو خرچ کرنی پڑتی ہے کہ یعنی کہ ان کو صرف ایک کرسی کی بات ہوتی ہے کہ آپ 2 ہفتے پہلے بات کر لیں، 2 گھنٹے پہلے چاہے بات کر لیں کہ جی ہم اس کو چاہ رہے ہیں، پلیز ٹرائی کریں. کسی سے مشاورت نہیں کی، دھڑ سے انٹروڈیوس کر دیا. ظاہر ہے ہم ساری اپوزیشن پارٹیز نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کنسنسس سے بنتی ہے یہ روایت پارلیمانی ہے، اس کا بہت بڑا میسج جاتا ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے، اس کو آپ نہ اس طرح چھیڑیں. آخر پچھلے ہم نے فخر امام کو بنایا تھا کنسنسس سے،
तो आप ऐसी नवाबजादा नसरुल्लाह से लें आज तक लें, आप देखें ये बड़ा अहम होता सही, है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बुलडोज किया। बस उन्होंने बड़ी उसको बुलडोज किया। मैंने तो इतना कहा कि कल तक आप मुशावरत के लिए ले लें, हम आपको कोई ना कोई कंसेंसस, हम आपके कैंडिडेट पे तैयार हो जाएं शायद, लेकिन इसको ना मुतनाज़ा करें। उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया शहर-ए-मान साहिबा। बहुत सारे सवालात रह गए हैं, किसी और वक्त के लिए उठाएंगे। मैंने आज एक पोल आपके साथ शेयर किया था, एक ऐसे वक्त पे जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है, रोजाना 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या लॉकडाउन में नरमी बाजार खोलने के फैसले दुरुस्त हैं? इस पे बहुत सारे 5600 लोगों ने इस पे वोट किया है और 39% लोगों ने कहा है कि ये फैसला लॉकडाउन का जो है इसको खत्म होना चाहिए, और 61% ने कहा है कि ये गलत फैसला है लॉकडाउन नरम करने का, लॉकडाउन को सख्त करना चाहिए और लॉकडाउन करना चाहिए। ये आपकी राय थी और इस पे बहुत जो एक्टिविटी रही है ट्विटर के ऊपर, और इस हवाले से तकरीबन 28,165 इंप्रेशंस इसके ऊपर हुए हैं। टोटल इंगेजमेंट्स 5,689 थी, जो कि आपके सामने हमने ये पोल रखा है। बहरहाल गुफ्तगू आपने सुनी है पार्लियामान के हवाले से। ये खुद हुकूमती जमात को और हुकूमत को, पार्लियामान को अहमियत देनी है। अच्छी तजावीज़ आ रही हैं, बेहतरीन तजावीज़ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। क्यों नहीं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए कोई कमीशन या कमेटी बनाई जाती ताकि कोरोना के जो मसला है इससे बाहमी तौर पर निपटा जा सके? क्या वाकई हुकूमत चाहती है कि पार्लियामान को इस्तेमाल करे और एक मुत्तफ़िका लाएमल बनाए या नहीं? आज की, कल की, शायद आने वाले कल की कार्रवाई से आपको पता चल जाएगा कि वज़ीर आज़म आते हैं या नहीं आते, सवालात के जवाबात देते हैं या नहीं देते। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।